हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताएंगे। ठीक है। सेलिना कंसाइज फिजिक्स क्लास 9 न्यूमेरिकल सेक्शन ICSE बोर्ड की बात हो रही है। ओके, क्या लिखा है देखो ज़रा। कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट विच सेपरेशन इज 10 न्यूटन। What will be the force of attraction between them if the separation is reduced to half? आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा जिसको आप कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या होता है ज़रा देख लो। ठीक है, समझना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि इस यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास मान लो एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r दिया हुआ है, तो ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, यानी m1 इंटू m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। क्लियर है? ओके। जब हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो हमको मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका डायरेक्ट क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है। क्लियर है? फिर से समझो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है? इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों इक्वेशन को मिलाया तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर बना। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं बेटा? एक कांस्टेंट लगा देते हैं। क्लियर है? ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है ना। F आपका यहाँ पे फोर्स है, m1 m2 मास है, r स्क्वायर आपका क्या है, या r क्या है? डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, g आपका कांस्टेंट है। क्लियर है? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक बात और समझिएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से, या के लिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ यही वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। अगर इसके इर्द गिर्द और भी अगर ऑब्जेक्ट रखे हैं तो ये सब पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मान लो यहाँ पे आपको रखा हुआ है एक और आपका गोला रखा हुआ है, या मेटल की बॉल रखी हुई जिसका मास मान लो m3 है, तो ये m1 वाला m2 पर भी लगाएगा, m1 वाला m3 पर भी लगाएगा। ठीक है, और जो m1 वाला जो m3 पे फोर्स लगाएगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं होगा कि m1 वाला m2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मान लो, समझना। ठीक है, मिसाल के तौर पे m1 वाला m3 पे मान लो लगा रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r2 मान लो, एक मिनट के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r2 है। मिसाल के तौर पे m1 वाला m3 पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितना? 50 न्यूटन का। फिर हमने बाद में ले जाके m2 वाले को रख दिया, m2 वालों पे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो m2 रखने के बाद जो m1 वाला m3 पे फोर्स लगाएगा वो 50 न्यूटन ही रहेगा, उसमें बढ़ेगा या घटेगा नहीं। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी जो एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, यानी अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे को खींचती है,
उन दोनों का फोर्स इंडिपेंडेंट होता है किसी भी थर्ड बॉडी के इन्फ्लुएंस के। यानी अगर कोई भी तीसरी बॉडी आएगी तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई भी खलल पैदा नहीं कर पाएगी, कोई भी मुश्किल पैदा नहीं कर पाएगी। ठीक है, समझ में आया? अगर आप मेरी बात से थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है। फिलहाल ये तो हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात। अब हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो वैसे आसान है शुरू के, एक्सरसाइज की लास्ट में ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी। ठीक है, तो वहीं पे मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेलिंग करूंगा कि जी क्या होता है, इसकी यूनिट कैसे आती है वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आपको एक थोड़ा सा आइडिया देना था ताकि आप चीज़ों को समझ जाओ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। ठीक है, व्हाट नहीं द कह रहा था, कह रहा है दो बॉडी के दरमियान जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का है। अगर बॉडी का डिस्टेंस, देखो नेक्स्ट टाइम में क्या लिखा है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। कह रहा है फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा अगर दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए। समझ रहे हो? यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूं, अगर अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है तो उसको क्या करना है, 5 मीटर कर देना है, उसको हाफ कर देना है। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो देखते हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखो। ठीक है, अच्छा एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आपको दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन। ठीक है, मैथ आती है ना, बस मैथ का ही खेल रहता है न्यूमेरिकल में, बस आपको फॉर्मूला पता हो और मैथ आती हो आप आसानी से कर लोगे। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या था, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, हाफ, तो आप यहाँ लिखोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या किया गया है, ये जो r है ना इसको हाफ कर दिया गया है, तो चलिए हाफ कर लेते हैं हम भी। जी m1 m2 अपॉन में r को क्या करना है, हाफ कर देना है, तो r अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो ये हो जाएगा r स्क्वायर डिनोमिनेटर में, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 पलट के क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, 4 इंटू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, एक बार फिर से समझो, ये r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और ये 4 जो है पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू जो है जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये आपका फोर्स ही तो है, और फोर्स की वैल्यू हमको गिवन है, तो आपका फोर्स की लास्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनल वैल्यू 4 इंटू में इसकी वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया? ठीक है, देखो आपको मैथ आती हो और आपको फॉर्मूला पता हो, आप आसानी से कर लोगे चीज़ें। क्लियर है? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है राइट द अप्रॉक्सीमेशन वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, व्हाट assumptions हैव यू मेड। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन, देखो सॉल्यूशन। यहां पे अप्रॉक्सीमेशन वेट ऑफ बॉडी बताना है जिसका मास दिया हुआ है 5 kg और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो मैंने बता दिया, समझते हो आप, ठीक है ना। अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अर्थ पर अप्लाई किया जाए, अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अर्थ पर अप्लाई किया जाए तो वहां पे जो हमको फोर्स मिलेगा ना वो आपका वेट के बराबर होगा। क्या कहा मैंने, देखो मैंने क्या कहा, जैसे मान लो छोटा सा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये आपकी बड़ी सी अर्थ है, तो भैया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस दोनों बॉडी के रिस्पेक्ट में भी तो अप्लाई किया जा सकता है। दो बॉडी हैं, यूनिवर्स के अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों को खींचेंगे अपनी तरफ। अब वो अलग बात है कि अर्थ जो है ये वाले छोटे को, ये वाले जो छोटा सा बॉल है या छोटा सा जो टुकड़ा है जो मैंने बनाया है ऊपर की साइड, दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से ही खींचेंगे। लेकिन क्या रीजन है कि अर्थ जो है ये छोटे वाले बॉल को तो अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन ये छोटा वाला बॉल अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। इसका रीजन यही है कि जो अर्थ का मास है ना इस बॉल के मुकाबले में बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, यही रीजन है कि हमको जो रिजल्ट मिलेगा, नेट रिजल्ट मिलेगा, वो ये मिलेगा कि अर्थ ने इस छोटे वाले बॉल को अपनी तरफ आसानी से खींच लिया, लेकिन ये छोटे वाले बॉल ने अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पाया।
उसका रीज़न है कि अर्थ का मास जो है ये छोटे वाले बॉल के मुकाबले में बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, आप समझो। तो जिस फोर्स से अर्थ आपका किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है उसी को आप कहते हैं वेट। मैंने क्या कहा? जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसी को कहते हैं आप वेट, उस बॉडी का। ठीक है, तो वेट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको आप कह सकते हो इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है, टुवर्ड्स एनी बॉडी। तो किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है? वो उस फोर्स को कहते हैं जिस फोर्स के जरिए से अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है मास इनटू में ग्रेविटी। क्लियर है? ठीक है ना? ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, और ये आपका कोई अर्थ है, कोई नहीं, ये अपनी अर्थ है, धरती है अपनी। ठीक है, तो वेट क्या होता है? ये ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का किसी भी बॉडी के टुवर्ड्स, और इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू में ग्रेविटी। ठीक है, अब निकाल लो, आपसे अप्रोक्सीमेशन वेट यानी ले दे के आपसे वेट पूछ रहा है। वेट का न्यूमेरिकल फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, क्या होता है? मास इनटू में ग्रेविटी होता है। मास कितना दिया है बॉडी का? 5 kg दिया है। ग्रेविटी कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है। क्या दी हुई है? 10 दी हुई है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन आएगा। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एजम्पशन मेड करो, लेकिन मैंने एजम्पशन तो यहीं पे लिख दिया था, तो समझ लो एजम्पशन क्या मेड करना है। समझ लो, हमेशा आपको जी की वैल्यू नहीं दी रहेगी, तो जी की बेटा 2 वैल्यू होती है। कौन कौन सी? एक जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी को कभी कभी हम अप्रॉक्स करके ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? जी की हम 2 वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कितना ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वही कह रहा था, आपको एजम्पशन मेड करना था, तो एजम्पशन में आपको कितनी लेनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू लेनी है, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या रहे? आसान रहे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। यहां पे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इन kgf यानी किलोग्राम फोर्स, ये यूनिट होती है आपकी, एंड न्यूटन, और जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन। ठीक है, आपको वेट ऑफ बॉडी निकालना है जिसका मास दिया हुआ है 10 kg, और किलोग्राम फोर्स में निकालना है, ये आपकी यूनिट होती है। तो बेटा किलोग्राम फोर्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, बस एक आपके कोर्स में दिया गया है, तो उसको बताने के लिए मैं बता देता हूं। जितना आपका मास दिया है ना, जितना आपका मास दिया है उसी के आगे अगर आप F लगा दोगे, यानी मास कितना दिया है? 10 kg, इसी के आगे बस आप F लगा दो तो आपका वेट हो जाएगा किलोग्राम फोर्स में। क्या कहा मैंने? किलोग्राम फोर्स में अगर आपको वेट निकालना है बॉडी का, तो जितना आपका बॉडी का मास है, बॉडी का मास कितना है? 10 kg है, इसी के आगे F लगा दो, बस हो गया किलोग्राम फोर्स में। देख सकते हो कितना आसान है, बच्चों वाला खेल है। समझ गए कि नहीं? अगर आपकी बॉडी का मास 10 kg दिया हुआ है और आपसे वेट पूछ रहा है kgf में यानी किलोग्राम फोर्स में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बॉडी का मास उठाना है, उसके आगे बस F लगा देना है। अब समझ में आया? सेकंड वाला देखो, न्यूटन में निकालना है, इस बार न्यूटन में निकालना है, यानी N में निकालना है आपको वेट।
तो वेट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में, मास इंटू में ग्रेविटी होता है। मास आपको 10 kg दिया है, ग्रेविटी आपको इस्तेमाल करनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, 98 आएगा और साथ में न्यूटन। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।